अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। तो आज की क्लास में हमने इसको डिटेल में स्टडी करना है। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट वेरियस ऑर्गेनिजम्स वर इवॉल्व्ड। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके थे कि जब ये प्लैनेट मार्स वजूद में आया तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डिवेलप्ड हुए, ठीक है। और वो कैसे डिवेलप्ड हुए कि जो पहले से ऑर्गेनिजम्स प्री एग्जिस्टिंग थे उनमें वेरिएशंस आए, उनमें चेंजेस आए, उनमें म्यूटेशंस हुई, ठीक है, उनमें एवोल्यूशन हुई, उनमें चेंज आया, ठीक है। तो हमने पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस पहले पढ़ा था, ठीक है, और अब हमने आज पढ़ना है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, ठीक है। तो इसी तरह वही बात है कि जब ये प्लैनेट मार्स वजूद में आया तो वही इस प्लैनेट का जो वजूद था वहीं से जिंदगी का आगाज हुआ कि जब ये प्लैनेट बना, ये सूरज चांद सितारे, ठीक है, और ये जमीन आसमान और ये सारा कुछ बना, ठीक है। तो जो भी वहां से ही जिंदगी का आगाज हो गया, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यही जब प्लैनेट वजूद में आया तो वही लाइफ का ओरिजिन बना, ठीक है। एंड डोमिनेटेड दिस प्लैनेट ड्यूरिंग वेरियस पीरियड्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। और मतलब जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के हिसाब से, जियोलॉजिकल वर्ड मैंने टर्मिनोलॉजी आपको पहले भी बताई थी कि ये अर्थली रीजन के हिसाब से, उसके इलाके के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट के जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के हिसाब से मतलब स्पीशीज डोमिनेट होती रही, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स से वो डोमिनेट होते गए, कुछ ऑर्गेनिजम्स से जो बिल्कुल ही खत्म हो गए, जैसे वो आप अपने बड़ों से सुनते थे वो डायनासोर्स के ज़माने, ठीक है। आपने फिर एनिमेटेड मूवीज़ में भी देखा होगा कि पहले एक दौर होता था। अगर वो डोरेमोन आपने देखे हो तो आप लोगों को याद होगा कि बचपन में लोग देखते होते थे ना डोरेमोन। तो उसमें क्या होता था कि वो टाइम मशीन से पिछले ज़माने में जाते थे तो वहाँ पे डायनासोर्स भी भाग रहे होते थे। तब इंसानों का इतना वजूद नहीं था, तब इतने घर नहीं होते थे, तब इतने सारे लोग नहीं होते थे, ठीक है। तो तब ये जानवर वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, डायनासोर्स होते थे, बहुत जानवर तो अब भी हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब प्लैनेट डोमिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं ना। लेकिन अब स्टिल जो प्लैनेट डोमिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स है वो मैमल्स हैं, ठीक है। लेकिन पहले किसी दौर में हो सकता है डायनासोर्स होंगे। तो हमने वो सारे का सारे जियोलॉजिकल टाइम चार्ट हमने डिटेल में स्टडी करना है कि जितने भी पहले दौर, जब से प्लैनेट एग्जिस्ट हुआ तो जितने भी पहले के दौर हैं वो कौन कौन से एरा थे, उनका कौन कौन सा टाइम पीरियड था, और कौन सा जो मतलब जो भी जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में जो भी पीरियड है उस पीरियड का नेम क्या है, बाकायदा उसकी नेमिंग की हुई है साइंटिस्ट ने, ठीक है। उन दोनों ने एक अच्छी खासी रिसर्च, एक स्टडी मतलब की हुई है, ठीक है। तो हमने इसमें डिटेल में देखना है कि वो पीरियड कौन सा था, कितने साल का था, उसमें 10 साल थे, 20 साल थे, 100 साल थे, फिर मतलब ये तो मैं आपको बताऊं कि मिलियंस में है ये ईयर्स, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में स्टडी करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो इसमें हमने इसमें डिटेल में देखना है कि उस पीरियड में कौन से ऑर्गेनिज्म से, इनका कॉमन एंसेस्टर कौन था, किस कौन से बावजदाद, इनके किस बावजदाद से ये आगे मतलब इनकी नस्ल कशाई हुई है, और फिर फर्दर इसने किस तरह से इंसानी शक्ल इख्तियार की। प्लांट्स है तो उनमें क्या क्या एवोल्यूशन हुई हैं, ठीक है। तो हमने प्लांट्स और एनिमल्स की कंपेरेटिवली स्टडी करनी है, ठीक है। एनिमल्स हैं वो रेप्टाइल्स है, बर्ड्स से, एम्फीबियंस से, मैमल्स, और ये सारी इनकी जो भी एवोल्यूशन हुई है। और करंटली जो हमारा एरा है इसे बोलते हैं सेनोजोइक, ठीक है। तो मैं आगे आपको सारे एराज के नाम, इनके नाम हम किस बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उनके ईयर्स का क्या ड्यूरेशन है, उसके अलावा उसमें प्लांट्स की कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, एनिमल्स की कौन कौन सी मतलब स्पीशीज पाई जाती हैं, एनिमल्स की टाइप्स, और वो सारा हमने इंशाल्लाह आगे डायग्रामेटिकली मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो भी यहाँ पे आपको जस्ट ये बात इधर बेसिक स्टार्ट यहाँ से है कि देखें जैसे ही प्लैनेट मार्स वजूद में आया लाइफ का आगाज हो गया, ठीक है। पौधे थे, कायनात बनी, पौधे लगा दिए अल्लाह ताला ने उसमें, ठीक है। तो जैसे ही ये दुनिया वजूद में आई तो इसमें जो पौधे थे, प्लांट्स आर द लिविंग वंस, तो वो क्या थे, लिविंग वंस थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी टाइम पीरियड के अंदर जो प्लांट्स है वो डोमिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स रहे हैं, ठीक है, कि सिर्फ वही होते थे। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एवॉल्व्ड हुए, ठीक है, एवोल्यूट हुए, ठीक है। प्लांट्स में मॉडिफिकेशन आई, मतलब प्लांट्स के अब हम कितनी सारी टाइप्स पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं, फ्लावरिंग पढ़ते हैं, नॉन फ्लावरिंग पढ़ते हैं। तो हो सकता है कि जब प्लैनेट मार्स वजूद में तो तब सिर्फ मतलब प्लांट्स हों, फॉर एग्जांपल जस्ट सिर्फ सारे जिम्नोस्पर्म हो। लेकिन बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम आधे मर गए, आधे रह गए, आधे आगे बढ़ गए, और मतलब जिम्नोस्पर्म है वो इवॉल्व हो गए एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म वो फर्दर फ्लावरिंग प्लांट्स में हो गए, और अब जो करंटली
करंटली एग्जिस्ट करते हैं वो फ्लावरिंग और एंजियोस्पर्म्स ही हैं, जिम्नोस्पर्म्स बहुत कम रह गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अब हमने यही देखना है कि अब इस टाइम पे कौन सी जो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज है वो डोमिनेटिंग, और वो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ कि मैमल्स आर मोस्ट डोमिनेटिंग स्पीशी, ठीक है, ऑफ दिस एरा, ऑफ दिस सीनोजोइक एरा। तो हम आगे इसमें पढ़ेंगे प्रोटियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रासिडिक एंड ट्रायसिक एंड पैलेजोइक, पर्मियन, मतलब हम ये सारी डिटेल में स्टडी करेंगे ना, तो जब ये सारे वर्ड्स मैं आपको दिखाऊंगी तो तभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। दिस हैज बीन फाउंड द एविडेंस from the discovery and study of fossils which allows biologists to place organisms in a time sequence। अब इसमें वो क्या कहना चाहता है, इसमें वो ये कहना चाहता है कि अब ये जो स्टडी हमने की कि ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते हैं, ठीक है, इसमें वो ये कहना चाहता है कि जो ये वाली सारी स्टडी है ना, इस सारी स्टडी से हमें एविडेंसेस मिलते हैं, हमें एविडेंसेस इस चीज़ के मिलते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे। अब ये बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं ना, साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं, तो हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अब स्टडी करना है, उनको भी जो पहले गुजर चुके हैं या जो मर चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो अब देखें, अब जो तो करंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैमल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हें तो साइंटिस्ट स्टडी कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमसे पहले के गुजर चुके हैं, जो प्लांट्स थे वो अब ख़त्म हो गए हैं। अब आज एंजियोस्पर्म की जो स्पीशी है वो ज़्यादा अबंडेंट है, लेकिन अगर कोई जिम्नोस्पर्म पहले दौर में था, नो डाउट आज भी जिम्नोस्पर्म्स हैं, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर फॉर एग्जांपल पहले जिम्नोस्पर्म की वैरायटी थी लेकिन आज जिम्नोस्पर्म कहीं नहीं पाया जाता, तो साइंटिस्ट तो जिम्नोस्पर्म को भी स्टडी करें, तो वो उसे कैसे स्टडी करेगा, वो उसके फॉसिल से उसको स्टडी करेगा, ठीक है। अब हमने ये अंदाज़ा लगाना हो कि हमसे पहले क्या यहाँ पे जानदार रहते थे, तो ये सारी डिस्कवरीज ये हमें कहाँ से पता चलेंगी, ये हमें उनकी बाकियात से पता चलेंगी, और बाकियात को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। और आपने वेरी बेसिक 9th-10th में जब आपने साइंस में कदम रखा था, स्टार्टअप लिया था, उसमें आपने बायोलॉजी की बाकायदा एक ब्रांच भी पढ़ी होगी, पैलियंटोलॉजी, ठीक है। पैलियंटोलॉजी इसमें हम सिर्फ फॉसिल्स को ही स्टडी करते हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि ये बाकायदा खुद एक बहुत वसी, एक बहुत ब्रॉड, एक बहुत वर्ल्ड वाइड फील्ड है, ठीक है, जो बाकायदा इसमें मतलब इंफॉर्मेशन है और बहुत मतलब बहुत वेस्ट हमारी सोच से भी बढ़ के मतलब इसमें डाटा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वो उन फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। उन फॉसिल्स को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये प्लांट का फॉसिल है, ये एनिमल्स का फॉसिल है, ये किस चीज़ का फॉसिल है। अब एक्चुअली में बेटे फॉसिल क्या होता है, फॉसिल यही होता है कि जो पहले के दौर थे जब धमाके वगैरह होते थे या ज्वालामुखी फटते थे, वो वोल्केनोस का आपने सुना होगा, कार्टून्स आपने एनिमेटेड देखे होंगे, तो वो समहाउ हमारी हिस्ट्री को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारी हिस्ट्री को वो समहाउ थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि जी पहले धमाके होते थे, जंगें होती थी, तो बहुत सारे इंसान जो दब के रह जाते थे, ज़मीन के अंदर धंसे जाते थे, ठीक है, मर जाते थे बेचारे, और कुछ पौधे थे जो रूंधे जाते थे, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे जानवर मर जाते थे, तो उनके क्या वो मर गया, ख़त्म हो गया, दफन हो गया, तो क्या हुआ, उनकी बाकियात रह गई, उनके निशानात रह गए। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी जगह को स्टडी करती हूँ, मैं फॉर एग्जांपल जिस जगह पर मैं भी, मैं यहाँ पे खुदाई, अभी तो मुझे ऊपर इसके ऊपर बड़ी प्यारी खूबसूरत सी टाइल नज़र आ रही है और इस पर मैं खुद रह रही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं देखने जाऊँ कि क्या मुझसे पहले इस जगह पर, ये घर तो मैंने खुद बनाया ना, लेकिन अगर इससे पहले यहाँ पर क्या था, कोई प्लांट्स थे, कोई एनिमल्स रहते थे, तो मैं इसमें खुदाई स्टार्ट कर दूंगी, मैं फॉसिल्स ढूंढूंगी, ठीक है, और समहाउ श्योरली मुझे कोई ना कोई निशान मिलेगा जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे मुझसे पहले लाइफ एग्जिस्ट कर चुकी है, वो लाइफ की कोई भी फॉर्म हो सकती है, ठीक है, और फिर उसका वो निशान देखकर मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैं उसके फॉसिल को स्टडी करूंगी तो मुझे पता चलेगा ये प्लांट फॉसिल है, आइदर ये एनिमल फॉसिल है, आइदर ये एनिमल कि किस स्पीशी का फॉसिल है, ठीक है, डायनासोर्स थे या मतलब कोई गॉड थी, कोई डियर था या क्या था, ठीक है। तो फॉसिल्स की स्टडी से हम इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं। और आपको मैं बताती चलूँ कि हम फॉसिल्स की स्टडी से एक चीज़ का और अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सा ये जो फॉसिल हमें मिला है ये कितना पुराना है। हमें फॉर एग्जांपल 2 फॉसिल्स मिले हैं तो हम ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये वाला ज़्यादा पुराना है या ये वाला ज़्यादा पुराना है, मतलब ये वाले ऑर्गेनिजम्स पहले एग्जिस्ट करते थे, ये ख़त्म हो गए, उसके बाद ये ऑर्गेनिजम्स आए हैं, या इसके अलावा ये दोनों इकट्ठे रहते थे, या मतलब ये सारा हमने आज के लेक्चर में बहुत डिटेल में स्टडी करना है कि हमें कैसे पता चलेगा। तो अब यहाँ से ये बात आपको कंफर्म हो गई कि हम फॉसिल्स की स्टडी जो है उसने हमारी ये स्टडी बहुत कन्वीनियंट बनाई है,
ठीक है। फॉसिल की स्टडी ने हमारी ये स्टडी बहुत कन्वीनियंट बनाई है कि हम देख सकें कि कितने ऑर्गेनिजम्स हमसे पहले इवॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। और उन फॉसिल्स को देख के जिसके जितने ज़्यादा फॉसिल्स हमें मिलेंगे हम बता सकते हैं कि उस टाइम पे डोमिनेटिंग था, ठीक है। तो इसमें यही है, ठीक है। और बाकी ये है कि हम इसमें मतलब बता ही सकते हैं ना कि कौन सा डोमिनेटिंग था, और ये भी बता सकते हैं कि कौन सा कितना पुराना है। फॉसिल को देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है, कि आया कि ये जो ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स हैं ये वाला ज़्यादा पुराना है या दूसरे वाला ज़्यादा पुराना है, या ये किस ऑर्गेनिज्म का है या ये किस ऑर्गेनिज्म का है। या हम ये भी बता सकते हैं कि आया कि ये में भी दोनों सेम इरा के हों, ठीक है, सेम टाइम पीरियड में गुजरे हों, और हो सकता है कि ये दोनों मतलब के सिमिलर वे में मतलब सेम एरा में साथ रह के गुजरे हों, ठीक है। सो एज जियोलॉजिकल टाइम पासिस, तो जैसे जैसे जियोलॉजिकल टाइम पास होता है कि ये एरा गुजरते रहते हैं, ठीक है। प्रोटेरोजोइक एरा, कैम्ब्रियन एरा, ऑर्डोविशियन एरा, वो आगे सारा मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगी। तो जैसे जैसे ये वाले टाइम पास होते गए, ठीक है, न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट आर लेड डाउन, ठीक है, नई लेयर्स बनती गई, ठीक है। दी ओल्डर ऑर्गेनिजम्स शुड बी इन डीपर लेयर, और जो पुराने ऑर्गेनिजम्स से डेफिनेटली इस तरह ही है ना कि अब देखें आपने एक शर्ट तय लगाई रख दी, उसके ऊपर दूसरी शर्ट तय लगाई, वो आपने न्यू तय लगाई थी, आपने वो उसके ऊपर रख दी, तो जो नीचे वाली शर्ट है वो ज़्यादा डीप, वो ज़्यादा मतलब पहले रखी थी, ठीक है, तो जैसे वो पहले का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसकी बाकियात पहले की हैं, लेकिन उसके ऊपर जो शर्ट लगी और इस तरह ऊपर ऊपर आपने शर्ट्स रखते गए और वो एक ढेर बन गया। तो इसी तरह ऑर्गेनिजम्स भी हैं कि पहले जब मतलब पहले जो दौर के लोग थे वो जो कुछ एक्सटिंक्ट हो गई स्पीशीज, ठीक है, एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हो गए, वो सारे के सारे ज़मीन में दब गए, ठीक है। तो वो जब सारे के सारे ज़मीन में दब गए तो उसमें क्या हुआ कि जब वो सारे के सारे ज़मीन में दब गए तो उसके बाद मज़ीद जो अगर कोई ज़िंदगी आई, लाइफ एग्जिस्ट हुई, ऑर्गेनिजम्स आए, ठीक है, फिर उनके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ, कुछ रह गए, कुछ मर गए, कुछ आगे बढ़ गए, ठीक है। तो वो मतलब उनकी भी लेयर्स बनती गई, ठीक है। सेडिमेंट्स एक्चुअली बोलते हैं कि मैटर दैट सेटल्स द बॉटम, के वो सेडिमेंट मतलब वो चीज़ जो कि बॉटम में नीचे बैठ गई है, दब गई है, ठीक है, तो वो सेडिमेंट बन जाता है। तो वो रॉक के सेडिमेंट्स हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स के सेडिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये जो लेयर्स हैं ये रॉक्स और ऑर्गेनिजम्स की ही हैं, ठीक है। तो अब ये एक सीक्वेंस वाइज ही मतलब है ना कि जो जितना पुराना है वो उतना नीचे उतना डीप होगा, ठीक है। प्रोवाइडेड द सीक्वेंस ऑफ द लेयर्स हैज नॉट बीन डिस्टर्ब्ड, और जैसे जैसे ऊपर लेयर्स बनती जाएंगी तो जो ऑलरेडी लेयर्स बनी हुई हैं उनका सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जो मजीद मतलब लेयर्स बनती जाएंगी सेडिमेंट्री, वो लेयर्स ऊपर से ऊपर लेयर्स बनती जाएंगी, ठीक है। इन एडिशन it is possible to date age rock by comparing the amount of certain radioactive isotopes they contain, ठीक है। तो अब अगर हम उन लेयर्स को स्टडी करते हैं, लेयर्स को स्टडी मतलब ये कोई पानी की लहर नहीं है, ठीक है, ये फॉसिल्स की फॉर्म में मैंने आपको बताया कि होंगे, ठीक है। तो अगर हम उन फॉसिल्स को स्टडी करें, फॉसिल्स आपको पता है कि हार्ड होते हैं, ठीक है, रॉक्स कह सकते हैं आप। तो अगर हम उन चट्टानों को स्टडी करें, उन पत्थरों को स्टडी करें, तो हमें पता चलेगा कि इस पर कौन सी लाइफ एग्जिस्ट कर चुकी है, ठीक है, उनके निशानात हमें मिलेंगे। तो हम उन रॉक्स को, उन फोसेस को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये जो पत्थर है ये कितना पुराना है, ठीक है। और ये कैसे कंपेयर होता है, ये कंपेयर होता है कि वो जो रॉक है ना उसमें कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। अब तो बहुत सारी डिस्कवरीज हो गई, अब तो रेडियो एक्टिव एटम्स, एलिमेंट्स, आइसोटोप्स, काफ़ी कुछ डिस्कवर हो चुका है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम लोग तो इन्फॉर्मेशन की दुनिया में रहते हैं, हमारे लिए साइंटिस्ट ने सारा कुछ करके रखा हुआ है, खीर बनाई हुई है, हमने बस इसको खाते जाना है, मतलब हमने इस इन्फॉर्मेशन को स्टडी करते जाना है। और मैं भी हमारा कोई थिंकिंग पॉइंट ऐसा हो, कोई माइंड सेट हमारा ऐसा हो कि हम इधर से कुछ ऐसा डिस्कवर कर लें जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया, ठीक है। तो बहरहाल फिलहाल हमारा जो मतलब मेन फोकस यही है कि जो कुछ हो चुका है हम उसको पढ़ें कि हाउ अमेजिंग इट इज़, ठीक है, कि साइंस कितनी मतलब अमेजिंग है, ठीक है। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमने उस रॉक को हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी एज क्या है, ये कितने साल पुराना है। तो ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो दी ओल्डर सेडिमेंट लेयर हैव लेस ऑफ दी स्पेसिफिक रेडियो आइसोटोप्स देन दी यंगर लेयर्स, ठीक है। कि इसका मतलब यह कि दो, अगर फॉर एग्जांपल दो रॉक्स आपको मिले हैं, आपने दोनों रॉक्स की जब कंपोजिशन को स्टडी किया तो आपको पता चला कि उसमें जी एक में मतलब दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आपको मिले हैं, एक में आपको 3 मिले हैं। तो इट्स मीन डैट के जिसमें कम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे ना वो वाला ज़्यादा पुराना है। तो अब आप इसीलिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो 2 वाला है वो वाली लाइफ पहले एग्जिस्ट करी थी, और 3 वाला जो फॉसिल आपको मिला वो वाली लाइफ इसके
बाद आई है, ठीक है, वो यंगर लेयर है। अ कंपैरिजन ऑफ दीज लेयर्स गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द रिलेटिव एज ऑफ द फॉसिल फाउंड इन द रॉक्स। तो उन रॉक्स में जो हमें फॉसिल मिला होगा हम इस पे कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। वो लेयर्स हमें बताएंगे, उन लेयर्स को जब हम स्टडी करेंगे, उन रॉकी लेयर्स को हम जब स्टडी करेंगे, उन सेडिमेंट्स को जब हम स्टडी करेंगे, उनके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बेस पे हम उन्हें कंपेयर करेंगे, तो हम बड़ी खुशी से लेयर्स बना के दे सकते हैं कि ये वाला पुराना है, ये वाला नया है, और वो फिर जिस रॉक पे जो भी वाक़यात होगी वहां से हम उसका ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ठीक है। So therefore the fossils found in the same layer must have been alive during the same geological period। मतलब फॉर एग्जाम्पल के आपको फॉसिल्स मिले हैं, दो फॉसिल्स मिले हैं, उन पे सेम, मतलब उनमें सेम रेडियोएक्टिव, एक में भी दो है एक में भी दो है, तो इट्स मीन विल श्योरली इट्स मीन डैट कि ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स है ना, ये एक ही टाइम पे प्रेजेंट हैं, ये इकट्ठे रहे हुए हैं, ठीक है। अब एक फॉसिल था, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि एक में अगर फॉर एग्जांपल 2 रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स थे और एक में 3 थे, तो आपको पता चल गया कि ये वाला पहले था, बाद में ये एक्सटिंक्ट हो गया, और फिर जो थर्ड फॉसिल फ्यूल वो वाला रॉक जिसमें हमें मतलब 3 रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हमें मिले हैं, ठीक है, तो ये बाद में एग्जिस्ट हुई है लाइफ, मतलब ये इकट्ठे नहीं रहे, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई आपको ऐसा मिल जाता है फॉसिल जिसमें मतलब सेम लेयर आ रही है, उसके सेम इंफॉर्मेशन आ रही है, वो बेशक स्पीशीज डिफरेंट होंगी, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं उनके जियोलॉजिकल टाइम चार्ट की बेस पे, मतलब उनके एरा की बेस में कि वो किस किस दौर में से गुजरे हुए हैं। तो एक दौर में बहुत मुमकिन है कि एक से ज़्यादा स्पीशीज गुजरी हैं, हमेशा ऐसे ही होता है। अब आज के दौर में देख लें मिलियंस ऑफ स्पीशीज पाई जाती हैं, ठीक है। तो हम फर्दर मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके जियोलॉजिकल पीरियड्स का आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, इसमें देखें, ठीक है। अब इसमें देखें कि ये एरा एंड पीरियड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये वो एराज एंड पीरियड्स दिए हुए हैं, एक तरफ प्लांट्स के दिए हुए हैं, एक तरफ एनिमल्स के दिए हुए हैं। तो ये एरा एंड पीरियड्स हैं, इनके नेम देखें, सिनोजोइक एरा, क्वाटरनरी एरा, टर्शियरी, मेसोजोइक, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक, पैलेजोनिक, पर्मियन, कार्बोनेफरस, डेवोनियन, सिलोरियन, ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन, प्रोटेरोजोइक एरा। ये जो एराज है ना, इनको जो इन दौरों को नाम दिए हुए हैं, ठीक है, इनको नाम दिए हुए हैं जिस साइंटिस्ट ने, जिस जियोलॉजिस्ट ने इनको स्टडी किया हुआ है ना। तो मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटेरोजोइक एरा है, ठीक है, मैं फर्स्ट एरा की बात कर लेती हूँ। आगे सारा बताया हुआ कि ये इतने ईयर्स अगो का एरा है, ठीक है। हम मतलब कि आप ये देख लें कि जो लाइफ एग्जिस्ट करती है ना, वो तकरीबन कोई 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले की है, ठीक है। ये देखें, इनका कॉमन इंसेस्टर मैं आपको दिखाती हूँ कि जब ये प्लैनेट एग्जिस्ट हुआ था ना, तो इनका कॉमन इंसेस्टर जो है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखें, तकरीबन लाइफ यहाँ से अगर स्टार्ट होती है, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो डेट वाज अबाउट एग्जिस्ट अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स अगो। तो 3000 मिलियन ईयर्स पहले वो मतलब फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था, और फर्दर उसमें एवोल्यूशन हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये फॉसिल रिकॉर्ड है ना, फॉसिल से साइंटिस्ट ने अंदाजा लगा के हमें ये इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो ये इसका जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है, तो हमने इसको ही डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से देखें फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख लें कि ये कब एग्जिस्ट हुआ है, ठीक है, अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स अगो। और उसके बाद आप ये देख लें कि ये एरा पीरियड, उसके बाद ईयर्स अगो के सिनोजोइक एरा, क्वार्टरनरी, मतलब पिछले 70 मिलियन ईयर से जो दौर चल रहा है वो सिनोजोइक एरा है, ठीक है। सिनोजोइक, क्वार्टरनरी और टर्शियरी एरा, ठीक है, लेकिन अब करंटली जो है वो सिनोजोइक हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप देखें स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रोटियोरोजोइक एरा से, ठीक है, प्रोटियोरोजोइक एरा से, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आप कह लें कि ये प्री कैम्बियम का और सबसे लार्जेस्ट जियोलॉजिकल इयोन है। इयोन कहते हैं कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें डिवीजन हुई थी, ठीक है, यहाँ से ही एवोल्यूशन के फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो फर्दर आप देखें ना, एनिमल्स की तरफ अलग से एवोल्यूशन हुई और प्लांट्स की तरफ से अलग से एवोल्यूशन हुई है कि सबसे पहले फंजाई और एल्जी, ठीक है, फिर
फिर फर्दर वो इवॉल्व हुए हैं तो कोल फॉर्मिंग एज आ गई, ठीक है, कोयला, उस एरा को हम बोलते हैं, उसका वो मतलब यहाँ पर प्रॉपर एक नेम दिया हुआ है कार्बोनिफेरस, ठीक है। तो कार्बोनिफेरस एरा जो है 350 मिलियन ईयर्स अगो वाला, तो उसमें ये कार्बन डिपॉजिट एरा था, ठीक है। इसमें कोल फॉर्मिंग हुई थी इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद तब और जो उस टाइम पे प्लांट्स पाए जाते थे फंजाई और एल्गी से एवोल्यूट होके वो स्पोर बेयरिंग ट्रीज थे, बन गए थे। वो पहले प्लांट थे, बाद में वो बड़े बड़े दरख्त बन गए। ट्री स्पोर फॉर्मिंग बेयरिंग ट्रीज का मतलब स्पोर फॉर्मेशन करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देख लें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एरा एंड पीरियड्स जो हमें ईयर्स अगो बताया हुआ और प्लांट्स और एनिमल्स की एवोल्यूशन साथ बताई हुई है, ठीक है। तो हम बिल्कुल मतलब जब 3000 मिलियन ईयर्स अगो जब ओनली वन कॉमन एंसेस्टर होता है तो हम वहां से बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट एरा की अगर मैं बात करूँ प्रोटोरिजोइक एरा, ठीक है, तो इसमें क्या था कि मैंने आपको बताया कि डिवीजन ऑफ प्री कैम्बियम था, ठीक है। तो इसमें मतलब फोसिल्स जो भी थे वो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी के थे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लांट्स में बताया हुआ कि फंजाई और एल्जी वगैरह ही तब पाए जाते थे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैम्ब्रियन की, ठीक है, 600 मिलियन ईयर्स अगो। तो तब यहाँ पर आपको पता है कि ये मतलब वही पीछे वाली स्पीशी ही चल रही है, ठीक है। तो इसके आगे एग्जैक्ट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो कैम्ब्रियन जो एरा है इसमें आप कह लें कि जो एल्गी थी, एल्गी एक कॉम्प्लेक्स लाइफ है ना, ठीक है, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स तब पाए जाते थे, ठीक है। और मतलब मैं आपको एक स्पीशी का नाम बता देती हूँ, एडियाकारा फ्यूना, ठीक है। तो ये एक प्लांट तब वहां पर पाया जाता था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स और मतलब बहुत सारी स्पीशीज है, हम अब हर स्पीशी का नाम तो नहीं यहाँ पे मेंशन होता, ठीक है, लेकिन ये कि तब उस टाइम पे प्लांट्स ज्यादा डोमिनेटिंग थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एरा की हम बात कर लेते हैं ओर्डोविशियन, ठीक है। ओर्डोविशियन ये एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट था और वो जिस कबीले से उसका ताल्लुक था ना, सेल्टिक ट्राइब से, तो उस कबीले के लोगों को ओडोविसिस कहा जाता था। तो इसी वजह से ये स्टडी उसने की थी सारी और इसी वजह से उन्होंने इस एरा का नाम ही ओडोविशियन रख दिया था, ठीक है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट एराज हैं, सिलूरियन है, डेवोनियन है, कार्बनिफरस का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये कार्बन फॉर्मिंग रीजन था, ठीक है, जिसमें कार्बन डिपोजिशन का पता चला जी कि ये जो फॉसिल्स है यहाँ से तो हम जी कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये कोल फॉर्मिंग था कि जब साइंटिस्ट को इस चीज़ का इल्म हुआ, ठीक है। तो ये सारे जियोग्राफिकली स्टडी करके ही, जियोलॉजिकली स्टडी करके ही उनको पता चला ना कि इस एरा से हमें प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा अगर फॉसिल्स इनके मिलते हैं तो उसके अलावा हम इन फॉसिल्स को यूटिलाइज भी तो कर सकते हैं, ठीक है। हम इनको अपने बहुत सारे रिसोर्सेज बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एरा की बात कर लें पर्मियन, ठीक है। ये पर्मियन भी एक रशियन अमेरिकन साइंटिस्ट था, ठीक है। उसने मतलब उसने एक रशियन रीजन वहां पर उसने मतलब ये फोर्सेस वहां से ढूंढे थे, ठीक है। वे रॉक्स डिपोजिट एंड आर पर्टिकुलरली वेल डेवलप्ड, और अब वो भी आज के दौर में अब वो भी वेल डेवलप्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो तब उस जगह पे जो रॉक्स डिपोजिट थी तो वो पर्मियन का नाम उसने दे दिया क्योंकि वो पर्म वो रीजन था, ठीक है। तो इस वजह से उसने उस दौर में उस रीजन को जियोलॉजिकली एरिया को स्टडी किया और वहां से उसके फॉसिल्स निकाले और उसने उस दौर को के उस दौर में जो लोग लाइफ एग्जिस्ट किया वो पर्मियन एरा के थे, ठीक है। इसी तरह पैलेजोइक एरा, ठीक है। पैलेजोइक एक ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है एंशिएंट लाइफ, एंशिएंट मतलब पुरानी जिंदगी, ठीक है। इसके बाद ट्राइसिक का मैं आपको बता दूं, ट्राइसिक जो वर्ड है ये भी जर्मनी का ओरिजिन है, ठीक है। तो जर्मनी में ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है और ट्राई मतलब तीन, तो इट रिप्रेजेंटेड 3 पार्ट डिवीजन ऑफ रॉक टाइप्स इन जर्मनी। तो रॉक्स की ही टाइप्स हैं क्योंकि हम फॉसिल्स को स्टडी करेंगे, फॉसिल रिकॉर्ड है, तो इसीलिए हम यहाँ पे रॉक्स की ही डिवीजन की, रॉक्स की डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात करेंगे। नेक्स्ट है जुरासिक। तो जो जुरासिक पीरियड है ना, ये आप देख सकते हैं कि ये जो जुरासिक पीरियड है ना, ये ट्राइसिक और क्रिटेशियस पीरियड के मतलब बीच में आ रहा है जुरासिक, ठीक है। इधर थर्ड नंबर पे 180 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये उनके बीच में आ रहा है, ठीक है। ये उस जमाने की बात है कि जब डायनासोर्स मतलब प्रेजेंट तो थे लेकिन खत्म होने के करीब थे, बट अभी खत्म नहीं थे हुए, ठीक है। तो वो जुरासिक रीजन है, ठीक है। और कह लें कि बर्ड्स की थोड़ी सी झलक नजर आई थी कि मतलब कि बर्ड्स भी कोई स्पीशी वहां पर एवोल्यूट हो गए वो, ठीक है, एवोल्यूशन हो गई उनमें कि कोई पहले जानदार था उनमें एवोल्यूशन हुई और वो बर्ड्स की स्पीशी फॉर्म्ड हो गई, ठीक है। उसके बाद क्रिटेशियस जो है ये एक ओमेलियस साइंटिस्ट था, ठीक है। उसने मतलब इसकी स्टडी की थी, उस रीजन को स्टडी किया
था। जैसे मैंने आपको बताया कि एक रशियन साइंटिस्ट था, उसने रशियन रीजन को किया और फिर वो रीजन का नाम पर्म था जहाँ पे रॉक्स डिपॉजिट थे, ठीक है, और उसने उन फॉसिल्स को उस एरिया में से ढूंढा था। तो इस वजह से उस दौर के जो लोग लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी और जो उन्होंने स्टडी किया था उन्होंने उसको पर्मियन एरा का नाम दिया। इसी तरह क्रिटेशियस, तो मोस्टली ये जो नाम दिए हुए हैं ये साइंटिस्ट की बेसिस पर ही दिए हुए हैं, ठीक है। कार्बोनिफेरस में मैंने आपको कार्बन डिपोजिशन का हवाला दिया, उसके अलावा जुरासिक में मैंने आपको डायनासोरस का हवाला दिया। उसके अलावा मतलब बस कुछ एरा एक दो ऐसे हैं कि जिनकी बुनियाद कुछ और बेस पे उनका नाम रखा गया, लेकिन बाकी मोस्टली यही है कि किसी कोई साइंटिस्ट था जिसने ये अगर स्टडी किया तो उसके कबीले की बुनियाद पे रख दिया, और तब लोगों में इतनी ही सेंस होती थी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्रिटेशियस की बात, और मैं आपको बता रही थी कि इसमें ओमेलियस ने इस पर स्टडी किया था। ओमेलियस भी एक साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो मतलब प्लांट्स में आप देख लें कि क्रिटेशियस में कौन से प्लांट्स डोमिनेंट है, जिम्नोस्पर्म ज्यादा डोमिनेंट है। फर्न्स की स्पीशी भी एक्सटिंक्ट हो रही थी। तो क्रिटेशियस वाले पोर्शन में अगर आप देखें तो फर्न्स जो है वो तकरीबन खत्म है और जिम्नोस्पर्म का अरूज है। तो मतलब आगे जिम्नोस्पर्म कहने के फुल खुल गए, ठीक है, फुल डोमिनेटिंग हो गए। और प्लांट्स में अगर जिम्नोस्पर्म है तो आप एनिमल्स में देख लें कि वो क्या मतलब मैमल्स की तरफ जा रहे हैं अब, ठीक है, कि मतलब पहले वर्टिब्रेट से वो फर्दर मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं कि वर्टिब्रेट था, फिर वो ट्राइलोबाइट्स में, ट्राइलोबाइट्स बोलते हैं आर्थ्रोपोड्स को, ठीक है, मैमल्स को कहते हैं कि मैमल्स का वजूद आना स्टार्ट हो गया था, इनका ओरिजिन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। फिर वो फिशेज में इवॉल्व हुई, फिर वो इंसेक्ट्स में इवॉल्व हुई, फिर एम्फीबिया में, फिर आर्चोपटेरिक्स में, फिर रेप्टाइल्स में। लेकिन अगर आप क्रिटेशियस में प्लांट्स में देखें तो वो जिम्नोस्पर्म है, और अगर आप एनिमल्स में देखें तो वो मैमल्स का दौर भी उसमें समहाउ आ जाता है। और स्टिल अब जो एरा उसमें आप देख सकते हैं कि मैमल्स ही डोमिनेटिंग है। ये बर्ड्स, फिशेज, रेप्टाइल्स ये तो पीछे रह गए ना, सिर्फ मैमल्स ही डोमिनेटिंग है। और प्लांट्स में आज के एरा में कौन से प्लांट्स डोमिनेटिंग है, एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि अब फर्न्स बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन पहले किसी दौर में वो डोमिनेटिंग थे। फिर उसके बाद फर्न्स के बाद वो एवोल्यूशन हो गई और वो किस में कन्वर्ट हो गए, जिम्नोस्पर्म की स्पीशी फॉर्म हुई। और जिम्नोस्पर्म जो है वो फर्दर एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट टुडे डोमिनेटिंग स्पीशीज प्लांट्स की हैं, और एनिमल्स में मैमल्स हैं, ठीक है। तो क्रिटेशियस में जो मतलब डोमिनेटिंग थे वो एंजियोस्पर्म्स थे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैमल्स आपने देखी, ठीक है, कि मैमल्स वो, और उसके अलावा बहुत सारी दूसरी स्पीशीज जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई। जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी सारे बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गए, बर्ड्स की बहुत सारी स्पीशीज, मतलब अब देखें ना, बर्ड है, बर्ड में स्पैरो है, काओ है, ईगल है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं, लेकिन सारे के सारे हैं तो बर्ड्स। तो अब आप देखें शाहीन, अकाब, ठीक है, डव, फाख्ता में कभी कभी नजर आती है, ठीक है, तो वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो बहुत सारी स्पीशीज मैमल्स की या एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज, पांडा बहुत कम है, डायनासोर्स हैं ही नहीं, ठीक है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए, एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो क्रिटेशियस पीरियड में बहुत सारी प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी बहुत सारी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, ठीक है, तो ना होने के बराबर ही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एरा जो है वो है मीसोजोइक एरा। तो जो मीसोजोइक एरा है इसका मीन होता है मिडल लाइफ। तो अब ये मतलब मिडल लाइफ में आ गए हैं, ठीक है। और मिडल लाइफ में फर्दर क्या है कि इसके मतलब इसमें इंक्लूड है ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड्स। तो ये तीन पीरियड्स इसमें मीसोजोइक एरा में, ये तीन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जुरासिक पीरियड कौन सा था, क्रिटेशियस कौन। तो ये मिडल लाइफ आ गई कि डायनासोर्स भी खत्म हो गए हैं, ठीक है, और ट्रायसिक लाइफ का बता चुकी, और क्रिटेशियस का भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये सारे का सारा मीसोजोइक एरा है। तो फर्दर अगर हम अब एग्जिस्टिंग की बात कर लें कि ये टर्शरी, क्वाटरनरी और सीनोजोइक एरा अब चल रहा है, ठीक है, तकरीबन अब से 70 मिलियन ईयर्स अगो से लेके अब तक का जो एरा है वो सीनोजोइक एरा है, ठीक है। तो इसमें प्लांट्स का बता दिया कि अब डोमिनेटिंग। तो ये सारी स्टडी ये कैसे पता चली, ये साइंटिस्ट ने फॉसिल्स को स्टडी किया। ये एक फॉसिल रिकॉर्ड का उन्होंने जियोलॉजिकल चार्ट यहाँ पर पेश किया हुआ है। तो टर्शरी भी एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, टर्शरी का मतलब होता है दी थर्ड। तो इसका मतलब यह कि अब डायनासोर्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, ठीक है। क्रिटेशियस में तो मैं आपको बताया था कि डायनासोर्स एक्सटिंक्शन के करीब थे, अभी खत्म नहीं थे हुए, ठीक है, लेकिन टर्शरी में बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और क्वाटरनरी में और भी बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो मतलब और मजीद एक्सटिंक्शन आ गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया स्पीशीज खत्म होती गई, नई इवॉल्व होती गई, ठीक है, तो एक्सटिंक्शन बढ़ती गई और एवोल्यूशन भी बढ़ती गई, ठीक है, और डोमिनेटिंग भी चेंज होते रहे, ठीक है। कल कोई स्पीशी डोमिनेटिंग थी, आज कोई स्पीशी है। और स्टील का मैंने आपको बता दिया कि मैमल्स आर मोस्ट डोमिनेटिंग, ठीक है। तो सीनोजोइक एरा में अब डोमिनेंस किसकी है, मैमल्स की है, बर्ड्स की है एंड फ्लावरिंग प्लांट्स की है। तो ये सारा कुछ मतलब कि अब आपको मेरे ख्याल से बहुत क्लियरली हर चीज़ अंडरस्टूड हो गई होगी कि फॉसिल के रिकॉर्ड से हमें कितनी ब्रॉड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एंड दैट्स ऑल अबाउट फॉर आवर टुडेज लेक्चर।